जी आशीष जी। पलक जी, सबसे पहले आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस अभी देख रही है ना, क्योंकि क्या है कि जब सूखे में दो चार बूंदे भी बारिश की पड़ जाएं तो बड़ी दिल को राहत मिलती है। वो कांग्रेस जिसका सुपड़ा साफ देश भर में हो रखा है, महान राहुल गांधी इनके यशस्वी नेता के नेतृत्व में 55 में से 50 ये हार चुके हैं इलेक्शन। और ऐसे में जब एक आध जीत कहीं मिल जाए, जैसे अभी कर्नाटका में मिल गई है, तो इनका कूदना जायज है, हम इसके लिए इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कह के आपके दर्शकों को यह बता दूंगा कि कर्नाटका का हाल क्या होने वाला है। कर्नाटका चला राजस्थान की चाल, पहुंचने पंजाब के हाल। क्योंकि अब ये इतने में सब लोग आपके दर्शक समझ गए होंगे कि कर्नाटका में अभी ये जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया है ना, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी आपस में कोई खींचतान नहीं है। पलक जी, अगर खींचतान नहीं होती ना तो 13 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद से लेके आज 18 तारीख तक 5 दिन नहीं लगते ये खींचतान करने में। और अभी भी 2 दिन और मांगे हैं इन्होंने, क्योंकि अभी मिनिस्टर्स के ऊपर खींचतान और होनी बाकी है। किस किस बड़े नेता ने नहीं इंटरवीन किया, कैसे डीके शिव कुमार जी को प्रेशराइज करके नहीं मनाया गया, वो आप और मैं सब जानते हैं। उसके अलावा अभी जब डीके जी का खुद यह बयान आता है कि भैया मैं सचिन पायलट जैसी गलती नहीं करूंगा, और इसीलिए उन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन रखते हुए यहां कह दिया था कि डिप्टी अगर बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा। और उसके बाद भी अभी जो पोर्टफोलियो का आपस में इन्होंने बंदरबाट होना है ना, उसके अंदर अभी सारा पेच अभी फिर से अटकना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे को काटना इनका कैसा होता है वो हम राजस्थान में भी देख रहे हैं कि कैसे एक सिटिंग सीएम अपने डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष के कपड़े फाड़ता है, उसके ऊपर कैसे राजद्रोह का केस चलाता है, और डिप्टी सीएम कैसे सीएम को कहता है कि भैया तुम्हारी नेता सोनिया गांधी है या वसुंधरा राजे है। पहली बार कभी देखा होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि एक डिप्टी सीएम अपने ही सीएम के अगेंस्ट धरने पे बैठता है, यात्रा निकालता है। पंजाब का इनका हाल भी हम सबने देखा कि कैसे अमरिंदर सिंह जी को, कैप्टन जी को और सिद्धू जी को लड़वाया गया, वहां पे सिद्धू को ताज दिलाया गया, फिर सिद्धू के सिर पे चन्नी को बिठाया गया। जी आशीष जी। पलक जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के नेता को थोड़ा सा कहूंगा कि थोड़ा अपने ज्ञान का वर्धन करें और ये समझने का प्रयास करें कि जब आप 2024 की उनसे सवाल कर रही थी तो मैं देख रहा था आज इन्होंने भी जो अपना वक्तव्य किया राहुल गांधी के गुणगान से किया। वेणुगोपाल जी ने भी जो आज 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां भी राहुल गांधी और प्रियंका जी के गुणगान से करें। रणदीप सिंह, देखिए बीच में बोलने को मना कीजिएगा इनको। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चरित्र पहले भी इस डिबेट पे हम लोगों ने देखा है और आज फिर आप वही दिखा रहे हैं। प्लीज अपना पर्दाफाश मत कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पलक जी ये कह रहा था, रत्नेश जी मैंने रोक दिया ना। रत्नेश जी आप आ जाइए मेरे कुर्सी पे, आप आ जाइए सर। अरे आप एंकर हो, आप बताओगे मुझे मुद्दे पे। बोलिए आशीष जी, अपना पक्ष रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, ठीक है जी। पलक जी, तो मैं देख रहा था रणदीप सुरजेवाला जी भी गुणगान कर रहे थे राहुल जी का और प्रियंका जी का, और वही वेणुगोपाल जी कर रहे थे और वही हमारे कांग्रेस के नेता कर रहे थे। असल में ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, 2024 सिर पे खड़ा है, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हैं? एक ऐसे नेता का जो अब एमपी है नहीं, राहुल गांधी जी, और दूसरा एक ऐसे नेता का जो एमपी छोड़ो, एमएलए छोड़ो, कॉर्पोरेट का इलेक्शन भी आज तक लड़ी नहीं। वो तो ठीक है, उनके पीछे गांधी इन्होंने जबरदस्ती चिपका दिया तो उनको ये कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पता नहीं जो मर्जी बनाते चले जाएं, लेकिन जनता उनको क्या बनाती है वो वक्त बताएगा, क्योंकि आज तक तो उनके पास कोई क्रेडेंशियल्स है। पलक जी, जहां तक बात एक्सेप्टेंस की है, भारतीय जनता पार्टी जितना ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करती है, आप, मैं चैलेंज देता हूं किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि बूथ लेवल तक का वर्कर, पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट अगर कोई पार्टी लेके आई तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भाजपा। भारत पहले, जनता उसके बाद और पार्टी सबसे लास्ट में। हमारा बड़े से बड़ा नेता भी, पदाधिकारी भी पहले कर्तव्य भाव ऑफ कार्यकर्ता से आगे बढ़ता है। यहां की नहीं कि पैराशूट ट्रॉपर्स की तरह किसी को भी लाके जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए, चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए उसको कुल 3 साल हुए हों। और तो और इनके तो नेता ऐसे ऐसे हैं आचार्य कि प्रियंका गांधी इज द फेस ऑफ पीएम।
तो इनके आपस में, पहले आपस में कांग्रेस से पूछ लें कि G23 क्या कहती है, कांग्रेस आपस में क्या कहती है, विपक्षी क्या कहते हैं। जो कहते हैं ममता बनर्जी जब खड़े होके क्लियर कहती हैं कि कांग्रेस को हम सपोर्ट तब करेंगे अगर कांग्रेस उन स्टेट्स में बैक फुट पे आ जाए, बड़ा भाई बनने का रोल बंद कर दे जहां पे वो डोमिनेंट नहीं है। तो क्या ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ के नीचे लड़ेंगे? क्या ये आम आदमी पार्टी के हाथ के नीचे दिल्ली में लड़ेंगे? क्या ये इसी ठीक है तरह सर, वो तो उनकी पॉलिसी है ना, यूपी में लड़ेंगे? आप आम जन के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, क्या पता आपको एक बेहतर और कई सारी आपको सुझाव मिल जाए। इसमें गलत क्या है? मैं यही मेरा आपसे ये सवाल था। आप कांग्रेस की बातें गिना रहे हैं सर, आप नहीं, मैं आपसे वही बता रहा था। हर किसी का काम करने का अलग तरीका होता है। बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख लेवल पे जैसे हम जुड़े हुए हैं, जितना हम जनता के बीच में रहते हैं, जितना हम जनता से पोल मांगते हैं, जितना जनता के बीच में हमारे कार्यक्रम होते हैं, जितना मन की बात में हम सजेशंस लेते हैं, हर मन की बात से पहले 21 दिन की सजेशंस मांगी जाती हैं, जितने नमो ऐप पे, पोर्टल पे सजेशंस मांगी जाती हैं, हर एक छोटी छोटी बात पे सजेशन मांग के उसके बाद मोदी जी कोई भी कार्य प्रणाली में लेके आते हैं। वो शायद ये मेरे कांग्रेस के नेता को या प्रवक्ता को पता नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन खिंचवाने के लिए 4 लड़कों के बीच राहुल जी चले गए मॉरिस राहुल में, जी, मैं तो लगा आपके कि पास बहुत आना बड़ा काम कर लिया। क्या है आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है? जी आशीष जी। जी पलक जी, एक्चुअली कांग्रेस की जो पूरी राजनीति और रणनीति है ना, वो झूठ पे आधारित है। वो जब ये कहती है कि हम पीएफआई को बैन कर देंगे, तो वो पीएफआई जो ऑलरेडी बैन हो चुकी है। जब ये कहते हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, तो वो बजरंग दल जिसको बैन करना इनके इख्तियार में ही नहीं है। और जब ये ट्वीट इस तरह का करते हैं कि जहां कर्नाटका को एक सॉवरेन नेशन की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो बार बार कहने पे भी वो ट्वीट डिलीट नहीं होता, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो आपके दर्शकों को समझनी पड़ेंगी। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से कि जब इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 5 हमारे जो वादे हैं वो हम पूरे कर देंगे, तो क्या वो 5 वादे पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करेंगे? वो तो ठीक है, जब करेंगे तो हम दुनिया भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे कि आखिर कब ये 200 यूनिट, ये फिर बीच में बोलने लगे, आखिर कब 200 यूनिट बिजली फ्री ये देंगे, हम भी देखेंगे। बोलिए। जब 200 यूनिट बिजली ये फ्री देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो हम देखेंगे, दुनिया देखेगी। जब 2000 पर मंथ लेडीज को देंगे, जब ये किसी फैमिली को हेड करती है, तो मैं चाहूंगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लेडी को ये 2000 रुपए महीना देंगे जो हेड करती है। क्या ये विडो की बात कर रहे हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि किस लेडी को देना है? स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। कर्नाटक में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। सिद्धरामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए डिप्टी सीएम के रूप में नजर आएंगे। कांग्रेस ने 13 तारीख को ही कर्नाटक का रण फतेह पा ली, लेकिन कर्नाटक के रण का पेज सीएम के नाम पर आकर फंस गया था। लेकिन कांग्रेस इस पेज से दाव काटकर बाहर निकल गई है। लेकिन असल मुश्किल कांग्रेस के लिए अब शुरू हो रही है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई है। कांग्रेस का शपथ ग्रहण 20 मई को तय किया गया है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता के साथ साथ समान विचारधारा वाली कई सारी पार्टियों के नेता को भी आमंत्रण भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहना है रणदीप सुरजेवाला का, पहले आपको वह सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा की ओर भी बढ़ेंगे। मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में
21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्री। तो वहीं इस बीच पार्टी का सपोर्ट करने वाले समुदाय के लोग अपने नेताओं को कैबिनेट में जगह देने की मांग उठाने लगे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता जो 2013 में कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा थे, वो भी आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें नई सरकार में जगह मिल जाएगी। ऐसे में मंत्री और सीएम पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान थमती दिखाई नहीं दे रही है। तो विपक्षी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस में एकता का अभाव है। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए हैं। अब कांग्रेस की जीत के बाद समुदाय अपने लिए उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 5 बड़े मंत्रालयों की भी मांग करते हुए नजर आया। तो वही बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ है बीजेपी का कहना कांग्रेस के लिए, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। पहले दिन ही एक अपोजिशन कांग्रेस की खड़ी हो गई है। जिन कामों को सिद्धारमैया करेंगे, उन सभी कामों को डीके शिव कुमार के जो ग्रुप के लोग हैं वो रोकेंगे, समाप्त करेंगे। और डीके शिव कुमार के मंत्री जो करेंगे वो सिद्धारमैया उनको बजट नहीं देंगे। तो ये सब में मुझे सिर्फ इतनी चिंता है और दुख है कि इस सब में नुकसान प्रदेश की जनता का होगा। तो वहीं दूसरी ओर बॉम्बे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में लिंगायतों ने अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने चुनाव में 51 लिंगायतों को टिकट दिया था, उसमें से 38 ने जीत हासिल की भी। अब लिंगायतों के सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस लिंगायत नेताओं को अहम मंत्रालय देने के लिए बाध्य दिखाई दे रहा है। लिंगायत भी अपने समुदाय से डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग करता ही रहा। वहीं मौजूदा समय में वोकलिगा समुदाय शिव कुमार के लिए बैटिंग करने के लिए भी कहते हुए नजर आया। मतलब साफ है कि सीएम डिप्टी सीएम का पेच कांग्रेस ने हल कर लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि अब कैबिनेट में कौन होगा, कौन नहीं होगा। काफी लोगों के चेहरे पर हंसी तो काफी चेहरों पर मायूसी देखने को मिल सकती है। लेकिन हालांकि चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले हम आपको कुछ सवालों से भी रूबरू करा देते हैं, क्योंकि मुद्दा साफ है कि एक तरफ कर्नाटक में फतेह तो मिल गई कांग्रेस को, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया, डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम का भी ऐलान हो गया। लेकिन अब बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि मंत्रिमंडल किस तरीके से आवंटन करते हुए नजर आएगी कांग्रेस। तो चलिए पहले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल यही रहेगा कि क्या डिप्टी सीएम के बाद अब मंत्रिमंडल पर पेच फंसेगा, क्योंकि अब विपक्ष तो वही कह रही है कि कांग्रेस में एकता का अभाव है। तो इस बीच किसको नाखुश करेगी कांग्रेस? अगर एक समुदाय को नाखुश करेगी तो 2024 आगे खड़ा है, तो बड़ी टेंशन है भाई। इस बीच सभी समुदाय को खुश करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब ये सवाल हो रहा है कांग्रेस के लिए किस किस को हां करूं। तो डीके को मान गए और नेता मानेंगे क्या? क्योंकि डीके को कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने बात करी। रात के 2 बजे टेलीफोन भी हुआ, तब जाकर वो माने हैं। इस बीच बंटवारा कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर ना बन जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2018 में भी कई सारे बागी जो है वे सामने आ गए थे। तो चलिए चर्चा की ओर बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा है, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ नेता है कांग्रेस के, और राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी।
आपने क्रैक तो कर लिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट के अंदर किसको क्या दिया जाएगा, इस पर जो है काफी मुश्किलें कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किस को हाँ करूं। जी रत्नेश जी। देखिए फलक जी, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और तमाम न्यूज चैनलों पे चलाया जा रहा था कि डीके शिव कुमार जी क्या कहते हैं विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, वो दिल्ली नहीं आए, तमाम सारी बातें की गई। लेकिन आप लोगों ने देखा अंत में क्या कि हमारे दोनों नेता मान गए और हम वहां पर डिप्टी सीएम और सीएम को 20 तारीख को शपथ ग्रहण करवाने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो मुद्दा हमने हल कर दिया, कैबिनेट में भी किसको स्थान दिया जाना है, किसको स्थान नहीं दिया जाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिक्लेयर होता है ये सीएम के द्वारा किया जाता है और सीएम इस पर निर्णय लेगा किसको कैबिनेट में रखना है, किसको नहीं रखना है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान चाहा था रिपोर्ट में, कोई बब्बर जी थे दिल्ली प्रदेश के, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो डीके शिव कुमार के लोग जो है वो सिद्धरमैया जी को काम नहीं करने देंगे, तो ये उनकी पार्टी में होता होगा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। और वो ऐसा क्यों कहता है उसके पीछे का आपको कारण दे देता हूँ, क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और जो काम केशव प्रसाद मौर्य जी करना चाहते हैं योगी जी नहीं करने देते, जो काम ब्रजेश पाठक करना चाहते हैं योगी जी नहीं करने देते, जो काम जितिन प्रसाद करना चाहते हैं योगी जी नहीं करने देते, जो काम AK शर्मा करना चाहते हैं योगी जी नहीं करने देते। तो वो जो देख रहे हैं क्योंकि एक प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम के बीच जो पावर को लेकर खींचतान चल रही है वैसा ही कांग्रेस में चलेगा। तो वो पहले अपनी पार्टी को देख लें, हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही सारे लोग गिद्ध की तरह आंखें निकाल के देख रहे थे कि हम तो राजस्थान में सरकार गिरा देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, रण जीत लेंगे, ये कर देंगे। 5 साल पूरे होने वाले हैं, हमने वहां भी सरकार चला ली है। तो ये बस केवल बातें हैं और ठीक है, बातें हैं बातों का। हाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, बातों का। आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम अपनी सरकार 5 साल डीके जी का एक बयान बता देती हूँ। उन्होंने ये दावा किया है और ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा है कि 2024 में अपने दम पर मैं 22 सीटें जो है लोकसभा चुनाव के अंदर दे दूंगा कांग्रेस को। जी आशीष जी। पलक जी, सबसे पहले आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस अभी देख रही है ना, क्योंकि क्या है कि जब सूखे में 2-4 बूंदे भी बारिश की पड़ जाएं तो बड़ी दिल को राहत मिलती है। वो कांग्रेस जिसका सुपड़ा साफ देश भर में हो रखा है, महान राहुल गांधी इनके यशस्वी नेता के नेतृत्व में 55 में से 50 ये हार चुके हैं इलेक्शन। और ऐसे में जब एक आध जीत कहीं मिल जाए, जैसे अभी कर्नाटका में मिल गई है, तो इनका कूदना जायज है, हम इसके लिए इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कह के आपके दर्शकों को यह बता दूंगा कि कर्नाटका का हाल क्या होने वाला है। कर्नाटका चला राजस्थान की चाल, पहुंचने पंजाब के हाल। क्योंकि अब ये इतने में सब लोग आपके दर्शक समझ गए होंगे कि कर्नाटका में अभी ये जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया है ना, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी आपस में कोई खींचतान नहीं है। पलक जी, अगर खींचतान नहीं होती ना तो 13 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद से लेके आज 18 तारीख तक 5 दिन नहीं लगते ये खींचतान करने में। और अभी भी 2 दिन और मांगे हैं इन्होंने, क्योंकि अभी मिनिस्टर्स के ऊपर खींचतान और होनी बाकी है। किस किस बड़े नेता ने नहीं इंटरवीन किया, कैसे डीके शिव कुमार जी को प्रेशराइज करके नहीं मनाया गया, वो आप और मैं सब जानते हैं। उसके अलावा अभी जब डीके जी का खुद यह बयान आता है कि भैया मैं सचिन पायलट जैसी गलती नहीं करूंगा, और इसीलिए उन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन रखते हुए यहां कह दिया था कि डिप्टी अगर बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा। और उसके बाद भी अभी जो पोर्टफोलियो का आपस में इन्होंने बंदरबाट होना है ना, उसके अंदर अभी सारा पेच अभी फिर से अटकना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे को काटना इनका कैसा होता है वो हम राजस्थान में भी देख रहे हैं कि कैसे एक सिटिंग सीएम अपने डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष के कपड़े फाड़ता है, उसके ऊपर कैसे राजद्रोह का केस चलाता है, और डिप्टी सीएम कैसे सीएम को कहता है कि भैया तुम्हारी नेता सोनिया गांधी है या वसुंधरा राजे है। पहली बार कभी देखा होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि एक डिप्टी सीएम अपने ही सीएम के अगेंस्ट धरने पे बैठता है, यात्रा निकालता है। पंजाब का इनका हाल भी हम सबने देखा कि कैसे अमरिंदर सिंह जी को, कैप्टन जी को और सिद्धू जी को लड़वाया गया, वहां पे सिद्धू को उताज दिलाया गया, फिर सिद्धू के सिर पे चन्नी को बिठाया गया। यानी आपस में जो इनका बंदरबाट, आशीष जी बहुत सारा समय है, विस्तार से इससे बात करेंगे। राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको बीजेपी के आरोप जो है वो सच है कि कांग्रेस के अंदर एकता का अभाव है? जी राहुल जी। देखिए, हाँ,
हाल फिलहाल में हमने ऐसा देखा है, राजस्थान हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि कैसे टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री में आपस में खींचतान हुई। मध्य प्रदेश का हाल हमें पता है और पंजाब का हाल हमको पता है। ये उनके आरोपों में दम है, क्योंकि पास्ट में हम ये सारी चीज देख चुके हैं कि जो इनका कांग्रेस का आला कमान है या सीनियर लीडरशिप है वो कंट्रोल नहीं रख पाई है स्टेट लीडरशिप को। तो ये लगातार हमने देखा है। तो उनकी सब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हो सकता है कि हो जाए। लेकिन डीके शिव कुमार के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि डीके शिव कुमार ने मैक्सिमम लिमिट खींची है कि वो क्या ले सकते थे और उन्होंने वो सब ले लिया। देखिए, एक चीज तो उनको पता थी कि वो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनना रिस्की हो सकता है, वो ये बात जानते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी एक लिमिट तक लेके गए कांग्रेस को। अब चर्चा यहां तक है कि सिद्धारमैया जो भी निर्णय लेंगे वो डीके शिव कुमार को बताएंगे और डीके शिव कुमार की सहमति से वो निर्णय लिया जाएगा। तो और उनके लोगों को, जो डीके शिव कुमार के जो राज्य में लोग हैं, जो विधायक जीत के हैं, उनको बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, आधे पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। तो ये देखिए, डीके शिव कुमार मैक्सिमम बार्गेनिंग पे लेके चले गए कांग्रेस को, और ये इसीलिए मामला इतना खिंचा था। अब निश्चित तौर पे डीके शिव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे, लेकिन चर्चा ये भी है कि वो 2.5 साल बाद बदल दिए जाएंगे या लोकसभा इलेक्शन के बाद बदल दिए जाएंगे और फिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जो ये सारी चर्चाएं, उसको आप अगर जो एक तरीके से देखें तो ये सब साफ समझ में आता है कि डीके शिव कुमार बहुत पावरफुल नेता के तौर पे उभरे कर्नाटक में। अगर जो ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी इसमें चेतावनी है, अगर जो ये बोल रहे हैं कि 20 सीट हम कांग्रेस को दिलाएंगे, तो उनके पास पावर है, वो उनके पास पैसा भी है, उनके पास संगठन का अनुभव भी है और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो बीजेपी, मैंने देखिए पिछली डिबेट में मैंने बीजेपी के लिए भी बोला था कि जब पीछे मेरी एक डिबेट हुई थी आपके चैनल पे, तो मैंने बोला था कि बीजेपी स्टेट लीडरशिप को कमजोर करती जा रही है। तो वो 2 दिन बाद फिर ये खबर आई है कि अब वो वसुंधरा राजे को राजस्थान में पावर देंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को पावर देंगे, सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की। तो प्रधानमंत्री को अब थोड़ा थोड़ा ना ये समझ में आने लगा है। नहीं, अच्छी बात है, हर एक राजनेता को आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन इस बीच रत्नेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है राहुल जी, आपके पास वापस आऊंगी। रत्नेश जी आपके पास आऊंगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये सत्ता का कैसा लोभ है सर कि सिंहासन के लिए पहले तो ये जनता के प्रतिनिधित्व, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहते हैं कि आपके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए हम काम करेंगे, और जैसे ही जनता इन्हें चुन लेती है तो कुर्सी के लिए इतनी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। ये कैसा लोभ है सिंहासन का? पलक जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा ऐसे ऐसे हाथ घुमा घुमा के डमरू की तरह बता रहे थे कि मुंगेरी लाल फलाना धमाका पटाखा सटाखा जो भी बोल रहे। हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है पलक जी कि महुआ मारे मुंह और घूम घूम के जाए। मतलब हो गया है कि बार बार पटकनी मिल रही, फिर भी कह रहे हैं कि बड़के वाले पहलवान हम ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं आपको बताता हूं कहां कहां कांग्रेस हारी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी 2018 में, भाजपा मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी 2018 में, भाजपा छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी थी 2018 में, भाजपा राजस्थान का चुनाव हारी थी 2018 में, भाजपा 2022 में हिमाचल का चुनाव हारी, और भाजपा 2023 में कहां का चुनाव हारी? कर्नाटका का चुनाव। आप सोचिए कि दक्षिण भारत में इनकी एकमात्र सरकार बची थी, उसको भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इनको मतलब अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो गोला है, वहां जीरो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये कह रहे थे कि नेताओं में कमी है, राहुल गांधी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कर्नाटका से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस एरिया से गुजरी थी पलक जी, भाजपा का खाता नहीं खुला उस क्षेत्र में, और जबकि सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया। तो यही से यह साफ हो जाता है कि कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी के चेहरे को ज्यादा महत्व दिया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज्यादा। तो क्या रत्नेश जी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी अभी आपने आंकड़े सुनवाए तो उससे मैं ये मान लूं, क्योंकि राज्य की अलग नीति होती है, राज्य के लिए जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग फेस है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पेस की, क्या कांग्रेस में इतना दम है कि 2024 के अंदर मोदी मैजिक को फेल कर पाएंगे? जी देखिए पलक जी बहुत शांति से मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी सुने। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, देखिए अब मैं आपको बताऊं तो एक दुल्हन जब नई ब्याह के आती है घर में तो 2-4 महीने तक लोग उसको बहुत अच्छा समझते,
4-5 महीने के बाद ना उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो 2014 में जो मोदी जी की सरकार आई थी, वो नई नई दुल्हन ब्याह के आई थी। 10 साल होने को है पलक जी, उस दुल्हन का रंग रूप, उसकी चाल ढाल, कृत्य कुकृत्य सब देख लिया है जनता ने। इन्होंने क्या कहा था, क्या कर रहे हैं सर? 10 साल होने को आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दुल्हन का रंग रूप पहले मोह दिया, अब पता चल रहा है कि दुल्हन के असली लक्षण क्या हैं। 10 साल हो गए हैं सर, 9 साल बीजेपी को सत्ता में होने जा रहे हैं पूरे। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब लक्षण देश को पता चल चुके हैं। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के और हमारे यशस्वी इस युग के महामानव और इस भारत के एकमात्र से भूदेव टाइप प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि वो राहुल गांधी जी की तरह एक बार निकले अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और सीधे जाके मुखर्जी नगर के किसी चाय की दुकान पर, क्योंकि चाय बेची है प्रधानमंत्री जी ने, तो चाय की दुकान उनके लिए सबसे उचित स्थान रहेगा। वहां जाए और छात्रों के साथ बैठे और उनसे पूछे कि आपकी दिक्कतें क्या है। वो जाए और किसानों के साथ बैठे और उनसे पूछे उनकी दिक्कतें क्या है। पलक जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, मन की बात का यूट्यूब पे प्रसारण होता था, वहां पर कमेंट का सेक्शन बंद कर दिया गया। यूट्यूब का, फेसबुक पर बीजेपी के पेज से प्रसारण होता था, वहां पर कमेंट का सेक्शन बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि जनता वहां पर नेगेटिव कमेंट कर रही थी, लोग इनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। तो ये तो अब रेडियो पे आप बैठ के, जहां पर अब आप ही आ जाए, आप मुझसे बातें करो, रिप्लाई करने का मुझे मौका ना मिले, तो मैं क्या सोच रहा हूं ये मैं थोड़ी जान पाऊंगा। और ये प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करता है, मुझे तो कहीं पे आम जनमानस उसको सुनता हुआ नहीं दिखा। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा के खुद बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तो मन की बात नहीं चाहिए भारत की जनता को। ठीक है आशीष जी, रत्नेश जी बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप भी किसी चाय के ठेले पे जाइए जैसे राहुल गांधी जाते हैं, और इससे जरूरी भी है। क्यों इसमें मुझे लगता है कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नौजवानों की बातें सुनी जाए, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, और ये तो एक फीडबैक हुआ ना कि आप और बेहतर काम कर सकते हैं। फीडबैक गलत थोड़ा है। जी आशीष जी। पलक जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के नेता को थोड़ा सा कहूंगा कि थोड़ा अपने ज्ञान का वर्धन करें और ये समझने का प्रयास करें कि जब आप 2024 की उनसे सवाल कर रही थी, तो मैं देख रहा था आज इन्होंने भी जो अपना वक्तव्य किया राहुल गांधी के गुणगान से किया। वेणुगोपाल जी ने भी जो आज 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां भी राहुल गांधी और प्रियंका जी के गुणगान से करें। रणदीप सिंह, देखिए बीच में बोलने को मना कीजिएगा इनको। ये कांग्रेस का अच्छा चरित्र नहीं है। लेकिन जब आपको समय दिया जाए, आशीष जी, अरे पलक जी कैसी बात करते हैं? इनको चुप कराइए आपको अगर आपत्ति होगी, आपके पास समय, आपके पास आऊंगी सर, आप तब मोदी गान से शुरू करेगा, मोदी गान से शुरू करें जिसने ठीक है देश को बर्बाद रत्नेश कर जी, दिया। ठीक है मोदी गान आप करिए, हमको मोदी गान नहीं करना, हम जन गान करते हैं। ठीक है रत्नेश जी, ओके एक्सेप्टेड। अगर आपको अब आशीष जी को बात करने आपको दीजिए। जनता का गुणगान सुनने से दिक्कत है, आपको जनगान सुनने से दिक्कत है, तो भैया फिर उसमें आपकी दिक्कत है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता का गुणगान करते हैं, जनता की बात करते हैं। और मैंने क्या गलत किया? मैंने कहा राहुल गांधी जी की तरह जाके सीधे छात्रों से बात करिए। पलक जी, ये ठीक हो रहा है, फिर आप मुझे उतना रत्नेश जी हो गया। अरे ठीक क्या? अरे रत्नेश जी, आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा, आपका भी समय भी नहीं था, और जिनसे सवाल पूछा आपने उनको आपने बीच में टोक दिया। एक दूसरे का सर अपनी पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन एक दूसरे को टोके मत। एक दूसरे का सम्मान करते हुए अगर हम बात करेंगे तो अच्छे लगेंगे। सभ्य समाज के लोग हैं। आशीष जी बोलिए। आशीष जी बोलिए। सर जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था, सिर्फ अगर मैं आपको क्रॉस कर रही थी तो कर रही थी, और कोई पैनल में नहीं टोक रहा था। प्लीज सर, रिस्पेक्टफुली। रत्नेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चरित्र पहले भी इस डिबेट पे हम लोगों ने देखा है, और आज फिर आप वही दिखा रहे हैं। प्लीज आशीष जी अपनी बात मत कीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पलक जी कह रहा था, रत्नेश जी मैंने रोक दिया ना। रत्नेश जी आप आ जाइए मेरी कुर्सी पे, आप आ जाइए सर। अरे आप एंकर हो, आप बताओगे मुझे मुद्दे पे। बोलिए आशीष जी, अपना पक्ष रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। ठीक है जी। पलक जी, तो मैं देख रहा था रणदीप सुरजेवाला जी भी गुणगान कर रहे थे राहुल जी का और प्रियंका जी का, और वही वेणुगोपाल जी कर रहे थे, और वही हमारे कांग्रेस के नेता कर रहे थे। असल में ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, 2024 सिर पे खड़ा है, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हैं? एक ऐसे नेता का जो अब एमपी है नहीं, राहुल गांधी जी, और दूसरा एक ऐसे नेता का जो एमपी छोड़ो, एमएलए छोड़ो, कॉर्पोरेट का इलेक्शन भी आज तक लड़ी नहीं,
वो तो ठीक है, उनके पीछे गांधी इन्होंने जबरदस्ती चिपका दिया तो उनको ये कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पता नहीं जो मर्जी बनाते चले जाएं, लेकिन जनता उनको क्या बनाती है वो वक्त बताएगा, क्योंकि आज तक तो उनके पास कोई क्रेडेंशियल्स ठीक है सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कब हम देखेंगे कि बीजेपी जाएगी पहले तो उनका दूंगा ना, जो लोगों से बातचीत करेगी, युवाओं के साथ बातचीत करेगी, यूनिवर्सिटीज में जाएगी, सुनेगी युवाओं के मुद्दों को, क्योंकि सर 2024 का रण आसान नहीं है। नीति जो है कांग्रेस की भी स्ट्रांग हो रही है सर, ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आप में भी। जी पलक जी, जहां तक बात एक्सेप्टेंस की है, भारतीय जनता पार्टी जितना ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करती है, मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि बूथ लेवल तक का वर्कर, पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट अगर कोई पार्टी लेके आई तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भाजपा। भारत पहले, जनता उसके बाद और पार्टी सबसे लास्ट में। हमारा बड़े से बड़ा नेता भी, पदाधिकारी भी पहले कर्तव्य भाव ऑफ कार्यकर्ता से आगे बढ़ता है। यहां की नहीं कि पैराशूट ट्रॉपर्स की तरह किसी को भी लाके जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए, चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए उसको कुल 3 साल हुए हों। और तो और इनके तो नेता ऐसे ऐसे हैं, आचार्य, ये क्या नाम है इनका, अभी नाम याद आता है, बताता हूं, आचार्य क्या नाम था अभी बताता हूं मैं आपको। वो कल कह रहे थे, मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कि प्रियंका गांधी इज द फेस ऑफ पीएम। तो इनके आपस में, पहले आपस में कांग्रेस से पूछ ले कि G23 क्या कहती है, कांग्रेस आपस में क्या कहती है, विपक्षी क्या कहते हैं। जो कहते हैं ममता बनर्जी जब खड़े होके क्लियर कहती हैं कि कांग्रेस को हम सपोर्ट तब करेंगे अगर कांग्रेस उन स्टेट्स में बैक फुट पे आ जाए, बड़ा भाई बनने का रोल बंद कर दे जहां पे वो डोमिनेंट नहीं है। तो क्या ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ के नीचे लड़ेंगे? क्या ये आम आदमी पार्टी के हाथ के नीचे दिल्ली में लड़ेंगे? क्या ये ठीक है सर, वो तो उनकी पॉलिसी है ना, यूपी में लड़ेंगे? तो उनकी पॉलिसी है ना, इनका आपकी पॉलिसी क्या है? नहीं पॉलिसी सर, आपने मेरे सवाल का तीसरी बार सवाल पूछ रही हूँ, और ये हमारे देश के युवा पीढ़ी का सवाल है कि आप क्या फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं आपके कार्यों से। और सर मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। आपने कोई कार्य किया, योजना करी, आप आम जन के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, क्या पता आपको एक बेहतर और कई सारी आपको सुझाव मिल जाए, इसमें गलत क्या है? मैं यही मेरा आपसे ये सवाल था। आप कांग्रेस की बातें गिना रहे हैं सर, आप गिनाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए। व्यूअर्स प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके सवाल का जवाब का। नहीं, मैं आपसे वही बता रहा था, हर किसी का काम करने का अलग तरीका होता है। बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख लेवल पे जैसे हम जुड़े हुए हैं, जितना हम जनता के बीच में रहते हैं, जितना हम जनता से पोल मांगते हैं, जितना जनता के बीच में हमारे कार्यक्रम होते हैं, जितना मन की बात में हम सजेशंस लेते हैं, हर मन की बात से पहले 21 दिन की सजेशंस मांगी जाती हैं, जितने नमो ऐप पे, पोर्टल पे सजेशंस मांगी जाती हैं, हर एक छोटी छोटी बात पे सजेशन मांग के उसके बाद मोदी जी कोई भी कार्य प्रणाली में लेके आते हैं। वो शायद ये मेरे कांग्रेस के नेता को या प्रवक्ता को पता नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन खिंचवाने के लिए 4 लड़कों के बीच राहुल जी चले गए मॉरिस। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल जी, आपका नाम तो वैसे राहुल तलान है, राहुल गांधी नहीं है, लेकिन राहुल जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये बीजेपी से काफी महत्वपूर्ण मेरा सवाल था, और ये सवाल जो है रत्नेश जी ने ही उठाया कि जिस तरीके से राहुल गांधी युवा पीढ़ी के पास जा रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं तस्वीर की, युवाओं के साथ संवाद करने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के साथ संवाद करने की कोशिश की है, उन्होंने क्रैक कर ली है एक चीज। क्या बीजेपी को भी इसी तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए और ये बेहतरी है उनके लिए? देखिए पलक जी, इसको मैं बोलता हूँ कि ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म है एक तरीके से, अगर जो आप इसको समझे या इसको समझ लीजिए आप, ये सिंबॉलिकल पॉलिटिकली इवेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होता है। अब जनता के बीच में जाइए, मोदी जी भी जाएं, क्या देश की स्थिति में सुधार आता है? क्या युवाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगा? इनसे क्या युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? अब अगर जो ऐसा ही है तो फिर राजस्थान के युवाओं में जाएं, राहुल गांधी वहां से ले आए। राजस्थान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर है, हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे। वहां के युवाओं को एकदम स्थिति बदल दें, राहुल गांधी या मोदी जी बदल दें कहीं भी। हरियाणा के युवाओं, हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, मोदी जी अगर जो वहां के जाके वहां की जो बेरोजगारी दर उसको खत्म कर दें या नील पे ले आए या माइनस में ले आए, तो तब तो माना जाए। ये सिर्फ ना ये दिखावा है पॉलिटिकल पार्टीज का, रियल में ये कोई काम नहीं करते हैं। इनका काम करने का तरीका ये, अगर जो काम करने का तरीका होगा तो ये आएंगे प्रॉपर रोड मैप के साथ और बताएंगे यहाँ हम इतनी इन्वेस्टमेंट आया है, इतना रोजगार आया है, इतने लोगों को जॉब दिया है, इसके साथ आएंगे। ये एक्चुअली में
करने का कुछ नहीं है, दिखाने के लिए बहुत ज्यादा। ये हेडलाइन मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप इसको। टीवी मीडिया में स्पेस मैनेजमेंट और प्रिंट मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट, कि कैसे लोगों के बीच में रहा जाए। एक ये चीज समझ गए हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज कि सोशल मीडिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया में कैसे रहा जाता है, और रहने के बाद लोगों की नजरों में रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा कोई काम होता नहीं है। अगर जो जैसी आज देश की स्थिति है, जैसी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से अगर जो आप देखें तो कितनी बेरोजगारी दर है हमारे यहाँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वर्ल्ड की बीजेपी बोल देती कि वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब है, वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन का दौर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बचने के लिए। अब जैसे इन्होंने देखिए शिगुफे कैसे छोड़ते हैं, जैसे कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, सबसे पहले राजस्थान में लगाइए ना, छत्तीसगढ़ में लगाइए ना, हिमाचल में लगाइए ना, तब पता चलेगा ना। ये सिर्फ शिगुफे छोड़ते हैं, सबके सब बेवकूफ समझते हैं जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज। अगर लेकिन जनता उतनी बेवकूफ नहीं रही है। जैसे दो उन्होंने क्या बोला, राहुल जी अभी कर्नाटक के अंदर पंजाब पार्ट 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब फिर राजस्थान फिर अब कर्नाटक, तो क्या पंजाब पार्ट 3 अब कर्नाटक के अंदर देखने को मिल सकता है राहुल जी? देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। पंजाब ये जीते जिताए स्टेट था इनके पास, उनको ठिकाने लगा के, अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगा के इन्होंने पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ में थाली में सौंप के दे दिया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस पे रत्नेशी बार बार जोर दे रहे थे कि हमने 3 स्टेट जीते थे 2018 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, लेकिन 2019 में क्या हुआ? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जनता की जो पॉलिटिकली मेंटालिटी है, पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग है जनता की, वो बदल चुकी है। वो जानती है कि विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा के चुनाव क्या होते हैं। विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री के सामने अभी ऐसा कोई फेस है ही नहीं कि मोदी को कोई टक्कर दे पाए। अभी कोई फेस ऐसा दिखाई नहीं। लगातार हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आपको ही जवाब देने का मौका दे रहे हैं हम। रतीश जी, अभी यही दिख रहा है शायद कि कर्नाटक में पंजाब पार्ट 3 देखने को मिलेगा, और पार्ट 3 में इसलिए कह रही हूं क्योंकि राजस्थान में अभी पिक्चर चल रही है आपकी ऐसी ही। जी सर। देखिए पलक जी, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से पूछा था कि मोदी जी युवाओं के बीच कब जाएंगे, आपने भी पूछा, लेकिन उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने जवाब नहीं दिया, ना तो राहुल तलान जी ने दी, दोनों ने नहीं। दूसरी बात, अगर राहुल तलान जी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी भारतीय राजनीति में एक, मैं आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनको मैंने पॉलिटिकल साइंस का मैं छात्र हूं, तो मैंने उनको थिंकर के तौर पे पढ़ा है। तो वो बताते हैं अपनी थॉट में कि अगर आपको भारतीय राजनीति को समझना है, आप अगर एक छोटे से आदमी से के हैं और अगर लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपका कद बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं और अगर आप जनता से संवाद करना बंद कर देते हैं, डायरेक्ट संवाद, प्रत्यक्ष संवाद करना बंद कर देते हैं, तो आपका कद कितना भी बड़ा हो, भारतीय राजनीति में आपका पतन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। दूसरी बात, अगर उनसे अच्छा कोई थ्योरी है राहुल तलान जी के पास, तो शायद उनको काउंटर कर दें, तो मुझे भी काउंटर कर ही देंगे। दूसरी बात देखिए, मैंने ये पूछा था कि आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या पंजाब पार्ट 3 देखने को मिलेगा, कतई नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोग भी एक नया नैरेटिव बना दिया ना आप लोगों ने कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट कर रही, गलत है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को रिप्लेस कर रहा है, ये सत्य है, ये हो रहा है। पलक जी सुन तो लीजिए। सर हम अपने आप से कुछ भी थोड़ा कह रहे हैं। सर हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, हम ऐसी कोई पिक्चर पेश नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है तो हम बता रहे हैं। पलक जी, उस नैरेटिव में मेरा काउंटर तो सुनिए। आप कह रहे हैं नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ हो रहा है। नहीं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो ये बात कह रहे हैं। आप इसको सर डिनायल मोड में रहने से कोई फायदा नहीं है। अरे पलक जी बोलिए। मैंने कहा ना, देखिए जब डिबेट हो रही हो तो अगर मैंने कहा कि ये नैरेटिव है तो मेरा काउंटर भी उसके पीछे सुन लीजिए। मैंने कहा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्थिति खराब थी, वहां पर कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। यही स्थिति पंजाब में थी। पंजाब में कभी भारतीय जनता पार्टी खुद के दम से सरकार नहीं बना सकती, वहां पर भी खुद नहीं बना सकते थे, तो कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी आई। तो अस्तित्व किसका समाप्त हुआ? हम तो अभी भी वहां पे विपक्षी दल के तौर पे हैं। अस्तित्व समाप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में। आप तो नहीं है ना, पूछने वाला नहीं है। आप तो नहीं है ना। अरे सुनिए तो, आप तो है नहीं ना सर। सिद्धू और अमरिंदर के बीच में हम नाटक देखते रहे। अभी यहाँ पर राजस्थान के अंदर हो रहा है, अभी कुछ समय बाद हम कर्नाटक में भी देख लेंगे। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं सर।
पलक जी मैं फिर ठीक है। कहता हूं, आप हमारी आशीष जी, सरकार बात- आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है रत्नेश जी, आपको अच्छा खासा समय मैंने जी। दिया है। आशीष जी मैं आपके पास आना जी। चाहूंगी, क्या लगता है कि कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है? जी आशीष जी। जी पलक जी, एक्चुअली कांग्रेस की जो पूरी राजनीति और रणनीति है ना, वो झूठ पे आधारित है। वो जब ये कहती है कि हम पीएफआई को बैन कर देंगे, तो वो पीएफआई जो ऑलरेडी बैन हो चुकी है। जब ये कहते हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, तो वो बजरंग दल जिसको बैन करना इनके इख्तियार में ही नहीं है। और जब ये ट्वीट इस तरह का करते हैं कि जहां कर्नाटका को एक सॉवरेन नेशन की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो बार बार कहने पे भी वो ट्वीट डिलीट नहीं होता, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो आपके दर्शकों को समझनी पड़ेंगी। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से कि जब इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 5 हमारे जो वादे हैं वो हम पूरे कर देंगे, तो क्या वो 5 वादे पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करेंगे? वो तो ठीक है, जब करेंगे तो हम दुनिया भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे कि आखिर कब ये 200 यूनिट, ये फिर बीच में बोलने लगे, आखिर कब 200 यूनिट बिजली फ्री ये देंगे, हम भी देखेंगे। बोलिए। जब 200 यूनिट बिजली ये फ्री देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो हम देखेंगे, दुनिया देखेगी। जब 2000 पर मंथ लेडीज को देंगे, जब ये किसी फैमिली को हेड करती है, तो मैं चाहूंगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लेडी को ये 2000 रुपए महीना देंगे जो हेड करती है। क्या ये विडो की बात कर रहे हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि किस लेडी को देना है? ये सब बातें कह रहे हैं ना, एक मिनट आशीष जी, आप जो ये सब बातें कह रहे हैं ना, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि वो तो आने वाला समय बता देगा। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जनता भी खफा रही होगी ना आपसे, जो आपको नहीं चुना गया। नहीं, मैं सिर्फ अभी तो सरकार से बनने तो दीजिए, अभी तो कैबिनेट बनने दीजिए, आप पहले ही मुद्दे गिनवा रहे हैं। मैं यही तो नहीं, हमने नहीं कहा पलक जी। सर 1 साल बाद मैं जरूर इस पर डिबेट करूंगी और आपको जरूर बुलाऊंगी, लेकिन सर ये बहुत मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। सर ये बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी से हम तय कर ले कि कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे। 1 साल बाद सर मुझे लगता है कि किसी सरकार को समय देना चाहिए। राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं, और ये समझने की जरूरत है राहुल जी, और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे सीनियर हैं, क्या लगता है क्या कारण है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं कर पा रही है अपने सभी नेताओं को? अलग अलग राज्यों के अंदर हमने तस्वीर देख पा रहे हैं। राहुल होंगी, ठीक है आशीष जी आऊंगी आपके पास। राहुल जी बोलिए। नहीं मैडम, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। ठीक है सर, आपके पास वापस आऊंगी सर, समय है हमारे पास। ठीक है राहुल जी बोलिए। नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव होगा, तो हमने नहीं जल्दबाजी करी। ठीक है आशीष जी आपके पास आऊंगी। राहुल जी आपसे सवाल है मेरा, आशीष जी आपके पास आऊंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो सेंट्रल लीडरशिप के काबू में नहीं आ रही स्टेट लीडरशिप, और वो बार बार डिनाई कर देते हैं इनके जैसे। और ये होता क्या है इनके साथ कि ये ना वादे कर लेते हैं, सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की वादे कर लेती, जैसे उनसे सचिन पायलट से वादा कर लिया था कि आपको भी मुख्यमंत्री का, और ऐसे फेस तरीके से उनको थोड़ा दिखाया गया, फिर यहां से अशोक गहलोत को वहां भेज दिया गया। तो ये सिर्फ फुटबॉल का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में पसीने बहा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मुख्यमंत्री बना दिया गांधी परिवार के करीबी कमलनाथ जी को। तो बात यह है कि कमलनाथ जी ने वैसी मेहनत नहीं की थी, वहां दिग्विजय सिंह ने मेहनत की थी, उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी, तो लेकिन और उनसे ज्यादा मेहनत की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब पसीने बहाए थे 2018 में, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया इनको, कमलनाथ जी को, यहां से सेंट्रल लीडरशिप ने। और शायद मुझे लगता है सचिन पायलट जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिल्कुल सचिन पायलट के साथ भी वैसा ही हुआ। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, और जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए तो कांग्रेस को बहुत अच्छा पूर्ण बहुमत मिला। वहां सरकार बननी चाहिए थी सचिन पायलट के नेतृत्व में, लेकिन यहां से कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने करीबी को फिर गांधी परिवार ने भेज दिया गहलोत जी को, जबकि गहलोत जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ, और ऐसे ही अब इनका कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में नेतृत्व में चुनाव लड़े गए डीके शिव कुमार के, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सारा मैनेजमेंट किया है और वो अच्छे से चुनाव लड़े। उन्होंने जो फल मिलना चाहिए था उनको वैसा फल नहीं मिल रहा है। अब यहां से सिद्धारमैया को बना दिया जा रहा है। वैसे ही देखिए, जैसे रत्नेश जी की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं मैं। रत्नेश जी ने बोला था कि भाई हमारा नहीं खा रही है वोट परसेंटेज, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी का खा रही है। पता नहीं आप कहां रहते हैं रत्नेश जी, कैसे पॉलिटिकल स्टूडेंट है आप। देखिए पंजाब में आपका खाया, गुजरात में आपका खाया, 12% पे पहुंची गुजरात में आम आदमी पार्टी, किसका खाया? बीजेपी का तो 52.5% मिला है। जहां और दिल्ली में किसका खाया? बीजेपी के साथ तो अभी भी 36.5% इंटैक्ट है दिल्ली में। आपके साथ कितना रह गया? आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां भी जा रही है सबसे पहले वोट परसेंटेज खा रही है कांग्रेस का, और कांग्रेस इस चीज से आंख बंद करके बैठी हुई है।
2 राज्यों में सरकार है जहां आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। तीसरे में आपको धकेला जा रहा है गुजरात में, 16 सीट पे आ गए आप। मुख्य विपक्षी पार्टी थे, 16 सीट पे सिमट गए। क्या गुजरात में क्या रह गया आपके पास? अभी खुश है कांग्रेस क्योंकि कर्नाटक में फतेह मिल गई। ठीक है राहुल जी, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। माफी चाहूंगी रत्नेश जी, इतनी हमारे पास समय हमें भी इजाजत दे रहा है। और हाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बात करने पर इस मुद्दे पर। तो अभी भी सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये हो रहा है कि एक समुदाय ये बात कह रहा है कि जी हमारे मंत्री को कैबिनेट में बनाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा समुदाय ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जी कैबिनेट के अंदर हमारे मंत्री को एक अच्छी जगह जो है वह दी जाए। इस बीच कांग्रेस फंसी हुई है कि किस किस को हाँ कहूं।